हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट 02 के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इनकी एक सीरीज़ शुरू हुई है। ठीक है, जिसके तहत ये डेली एक टेस्ट अपलोड करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है ना। तो इसका एक टेस्ट 01, टेस्ट नंबर 01 जो है वो कल अपलोड किया गया था, जिसका सॉल्यूशन हमने कल देख लिया था। और आज इनका टेस्ट नंबर 02 अपलोड किया गया है, जिसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। और 03 इनका जो टेस्ट नंबर 3 है वो कल अपलोड किया जाएगा, फिर 4 नंबर अपलोड किया जाएगा। तो डेली इनके ये टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आप लाइव टेस्ट इनको ये जो लाइव टेस्ट है इनको लगा सकते हो डेली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए। ठीक है। और इससे पहले जो हमने कल मॉक टेस्ट लगाया था, अगर हम उसका देखें, उसका जो हमारा रिजल्ट है वो डिटेल एनालिसिस आ चुका है। तो हम इस वीडियो में वो देख लेते हैं कल वाले टेस्ट का रिजल्ट। तो ये था कल वाला टेस्ट जो हमने लगाया था, टेस्ट नंबर 1। ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट नंबर 1। तो इसके जो भी गलत क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चंस हमारे गलत हुए थे, या जो भी क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे, उन सभी के आंसर्स मैंने इसी वीडियो में जो इसका सॉल्यूशन वाली वीडियो है, इस मॉक टेस्ट की वीडियो में ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। तो उस वीडियो में जाके आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए थे। ठीक है। और ये डिटेल इनका एनालिसिस है कि अगर चलो एनालिसिस देखना चाहते हो तो एनालिसिस भी देख लेते हैं क्या रहा था हमारा। तो ये ओवरऑल हमारा रहा था पिछले टेस्ट का, जिसमें हमारी रैंक इतनी आई है 10,000 बच्चों में। और स्कोर हमारा ये रहा था, अटेम्प्ट हमने इतने किए थे, और परसेंटाइल हमारी ये रही थी। ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं, जो भी हमने स्किप किए थे क्वेश्चंस, वो इसी जो इस मॉक टेस्ट वाली वीडियो है, इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है, और जो हमने स्किप किए थे उसका सही आंसर क्या है। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज के मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो फिर आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट का टेस्ट नंबर 2। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आता है, आप सभी को पता है ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो चुकी है, इस वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है, जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पॉज करिए वीडियो को, और इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोले इन्होंने। अनिल एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है, और उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। तो लाभ या हानि बताना है भाई। आप मान लो जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, वो 100 था। ठीक है। इसने खरीदा कितने में, 20% की छूट में। तो इससे 20% की छूट में इसने खरीदा 80 रुपये में। ठीक है। और इसने बेचा कितने में, अंकित मूल्य पे 8% की छूट दे के बेचा। तो इस पे 8% की छूट दी, मतलब 92 में बेचा। तो मैंने तो ये 80 रुपये में खरीद के 92 में बेचा था ना, तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपये था। और 92 में बेचा मतलब 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 80 रुपये पे, है ना। और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो 15% का क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे।
कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, तो कोई भी प्लेट, भाई ये प्लेट है, ये चम्मच नहीं है। ठीक है, ये प्लेट चम्मच नहीं है। ठीक है, कुछ प्लेटें कुछ प्लेटें कांटे हैं, तो भाई इनमें से कुछ प्लेट जो है वो कांटे हैं। ठीक है, सभी कांटे चाकू हैं, तो ये सारे कांटे जो हैं ये क्या है, चाकू हैं। तो सी से नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिख लेते हैं, चाकू। ठीक है, ठीक है, सभी कांटे चाकू हैं। ठीक है, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, तो कुछ प्लेट, प्लेट कहाँ है, ये रही। कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। कल भी हमने सेम ऐसे क्वेश्चन एक गलत किया था। ये संभावना नहीं है, ये 100% ट्रू है कि कुछ प्लेटें 100% चाकू होंगी। जब 100% कोई कंक्लूजन कहता है कि 100% ट्रू है, तो उसकी संभावना वाला कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है ना, हमें पता है ये 100% कुछ तो चाकू प्लेट होंगे ही होंगे ना, तो ये 100% ट्रू है। अब ये संभावना बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, तो चम्मच कहाँ है भाई, चम्मच ये है और कांटा ये है, तो चम्मच और कांटे का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया हुआ, प्लेट और चम्मच का, हाँ, प्लेट और चम्मच का दिया हुआ है। ठीक है, तो कांटे और चम्मच को हम डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं बोल सकते, ना तो ये कह सकते कि है, ना ये कह सकते कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई सा कंक्लूजन ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। ये पहले में आया क्वेश्चन है, ये मॉक में भी आया हुआ है और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं निर्वात में, सारी वस्तुएं नीचे, ये कहना चाह रहे हैं नीचे जो है ना सारी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है, ऐसा कहा था गैलीलियो ने। ठीक है, तो इसको बाद ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने तो किसकी खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण की, आई थिंक ग्रेविटी। अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, पहले भी आया हुआ मॉक में क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, अटकामा मरुस्थल कहाँ पे है आपका, साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पॉज कर लीजिए जल्दी से। जब 5 को बड़ी संख्या से घटाया जाता है और 7 को छोटी संख्या से घटाया जाता है, तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। यदि संख्याओं का योग इतना है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है ये बताना है। 5 को बड़ी संख्या से घटाना है और 7 को छोटी संख्या से घटाना है, तो रेशियो हो जाएगा, और दोनों का योग है 24। तो बड़ी संख्या बतानी है, बेफिजूल में इक्वेशन मत बनाइए, सीधा ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, अगर हम माने पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बड़ी संख्या 16 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 24 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तभी तो इन दोनों का योग 24 बनेगा। अभी कह रहा है कि बड़ी संख्या में से 5 घटाइए, तो मैं इसमें से जब 5 घटाता हूँ तो कितना मिलता है, 11 मिलता है, और रेशियो कितना बन रहा है, 3:1। तो पहली वाली जो संख्या है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए ना, तो 11 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट, तो गलत हो गया। सेकेंड वाला मान लिया हमने कि 14 है बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब इसमें से मेरे को कितना घटाना, 5 घटाना है, तो 14 में से 5 गए, 9 बचे, है ना, तो ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। और दूसरी संख्या में से 7 घटाना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, तो रेशियो कितना आ गया, 3:1। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका ऑप्शन पुट करके जल्दी से करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, एक बॉक्स में 6 गुलाबी कार्ड, 3 नीले कार्ड है और 5 काले कार्ड है। एक कार्ड निकालने पर गुलाबी या नीले कार्ड का चयन करने की संभावना, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो जो पूछा है पहले उसका देख लेते हैं, गुलाबी या नीला कार्ड। तो गुलाबी कार्ड आने की पॉसिबिलिटी 6 हो सकती है और नीला आने की 3। ठीक है, और टोटल क्या क्या आ सकता है भाई, 6 कार्ड ये हैं, 3 ये हैं, 5 ये हैं, तो 6 5 11 12, और 6 3 9 और 5 14, तो टोटल भाई 14 हैं। 14 में से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9/14, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कुल संभावित ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, कुल संभावित ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, क्या है इसमें, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, और ये 3 × 8/18। ठीक है, 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 × 8/9, एक सेकेंड, 18 नहीं, 9 × 6 = 54 होगा, नहीं मैंने 18 क्यों लिख दिया भाई। 3 × 9 = 54, 8/54, 3 × 3, 3 × 3 3 × 8 = 24,
कट तो ये पूरा अब भी नहीं रहा। चलो फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में आंसर हो 6×9 = 54, 8/54, 3, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 8/18 माइनस, इसको इससे करेंगे माइनस तो 5 में से 2 गया 3, और ये 3, 2/3 × 3 आ जाएगा, -2/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, है ना। उसके बाद ×2, तो ये 2×2 = 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, ये ऑफ सॉल्व करेंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, और 18 में 9 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये -4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 8, तो 2×4 = 8, 2×9 = 18, तो 4/9 -2, तो ये कितना आ जाएगा 4 -18/9, तो ये आ गया -14/9। तो फ्रैक्शन मिक्स में दे रखी है, तो 9 × 9 5 बचा, बटे में 9, तो एक सही, 5/9, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन आर्किटेक्ट, वास्तुकार जो है वो डिजाइन बनाता है, संपादक अखबार, अखबार इधर आना चाहिए था ना, किताब कविता, जूते कवि, फर्नीचर बढ़ई, तो फर्नीचर जो है वो बढ़ई बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। तो देखो, फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक आपको ऐसे देखना होता है, सीरीज चलानी होती है, फिर सेकंड से सेकंड ऐसे करके चलना होता है आपको, ठीक है। तो पहले वाले को निकालने से कोई फायदा नहीं, जब आप ऑप्शन देखोगे ना सब में आर आर है, तो पहले आर चेक ही मत करो पहला, ठीक है। पहली सीरीज में आर ही आना है तो चेक ही मत करो, दूसरी में या तो वाई आएगा या एक्स, तो दूसरी में चेक करो। आर से एम, तो पीछे जा रहे हैं ना, माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, 13 और 5 = 18, तो -5। अगेन यहाँ से 13 में से 8 -5, 8 से 3 पे -5, और 3 से -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 2 वाई आ जाएगा, ठीक है। वाई ZABC, एक्स आएगा क्या, 3 और 5 8, CDEFGHYZABC, तो एक्स आएगा, सॉरी एक्स आएगा, XYZABC, 5 माइनस हो गया ना, तो एक्स आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देखो थर्ड पे क्यू आएगा, क्यू आएगा, अब फोर्थ पे चेक करना है आपको, ठीक है। सीरीज उल्टी है तो एक बार यहाँ से चेक करते हैं ना, 9 से 20, तो 11 प्लस हो गया, 20 से 11 प्लस करेंगे 31 आ जाएगा, 26×5 = 31, तो इसमें 11 11 प्लस हो रहा है, ठीक है, उल्टी साइड से, तो मेरे को इधर से जाना होगा तो -11 करना पड़ेगा, है ना। तो -11, एक तो 9 गया, ठीक है, अब 2 भी जाएगा, तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा ना, XYZ, उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये और 3 वर्षों में इतने रुपए की राशि हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में राशि इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, पिछले मॉक में भी आया था सेम, 2 वर्षों में राशि इतनी होगी, 3 वर्षों में इतनी होगी, तो CI का मतलब होता है आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो इस राशि पे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना इसका रेट है, ठीक है ना। अब अगेन जब 3 साल में राशि इतनी होगी ना, अब इस राशि पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। CI में एक ही प्रिंसिपल होता है, उस पर ही मिलता है। इसमें क्या है, अब ये बन गया प्रिंसिपल, अगली साल इतना बन गया प्रिंसिपल, अब अगली साल इसमें इंटरेस्ट सेट हो जाएगा, फिर वो प्रिंसिपल बन जाएगा। कुल मिला के आपको करना है क्या है, 12,100 रुपये हैं, और इस पे कुछ ब्याज ऐड हो गया, और वो कितना बन गया, 13,310। तो कितने रुपए ऐड हो गए, वही ब्याज है ना, तो 12,100, 13,100, 21, तो 12,100, 13,100, 1,210 रुपये इस पे ब्याज मिल गया, ठीक है ना। इस पे जो 1,210 रुपये ब्याज मिला, कितने रुपए में मिला, 12,100 पे, ठीक है। 1,210 मिला है 12,100 पे, तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंट वो निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा ना, रेट। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 121 से 1, 10% रेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें आपको हर साल जो है ना वो प्रिंसिपल नया होता चला जाता है। ये 2 साल बाद इतनी राशि हो गई, तो अब 3 साल बाद जो राशि बढ़ी है ना, वो इस पे ब्याज मिला है 2 साल वाली पे, ठीक है। तो रेट कैसे निकलेगा,
ये जो राशि है ना, ये राशि, इस पे जितना ब्याज मिला है वही इसका रेट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इन्होंने। 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इंग्लिश में देखें क्या है ये। ट्रांसवर्स है क्या। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दो तरह की टेंजेंट होती है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स। तो इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। ट्रांसवर्स में प्लस हो जाता है और जो कॉमन टेंजेंट है उसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना। और डी क्या होता है, डी होता है केंद्रों के बीच की दूरी। तो डी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस दोनों रेडियस को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 6 36। तो 100 में से 36 गया, कितने बचे 64। तो रूट 64 बराबर 8। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री के 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है क्या है। तो भाई एक टावर है, इसका जो कोण है, पहले कुछ कोण बन रहा था 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री बन रहा था, बट ये 30 डिग्री हो गया कब, जब इसकी जो छाया है, लंबाई छाया की 10 मीटर बढ़ गई, यानी कि ये जो लेंथ है ना, ये 10 मीटर बढ़ गई। ठीक है। तो हमने माना ये वाली एक्स थी लेंथ। तो जब ये एंगल 45 डिग्री का होता है ना, 45 डिग्री में क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर होता है 10 45 डिग्री 1 होता है ना। और वैसे भी आपको पता है कि 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई नहीं, एक्स की लंबाई निकालनी है आपको। तो अब आप इसे देखिए, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसको मानते हुए 30 डिग्री के एंगल को मानते हुए लंब बटा आधार अगर आप देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस देखेंगे, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। तो लंब कितना है एक्स अपॉन में आधार, बेस कितना है 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये पूरा बेस है, बराबर हो जाएगा 10 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो ये √3 इधर गया, तो ये हो गया √3x बराबर 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो √3x माइनस एक्स बराबर 10 हो जाएगा, है ना। हम्म, अब क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो √3 - 1 बराबर 10। तो एक्स बराबर आ जाएगा 10 अपॉन में, ये जो है ना √3 - 1 इधर चला जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 10 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा, बट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 से कट जाएगा, क्योंकि आप इसका परिमयकरण कर दो, +1 से ऊपर मल्टीप्लाई और +1 से नीचे मल्टीप्लाई। जब ऐसे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 √3 + 1 ऐसे, है ना। और नीचे हो जाएगा a+b माइनस a-b इंटू a+b। तो क्या होता है a² - b²। तो 3 में से एक गया, 2 बचेगा ये। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 5 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज कर लीजिए। सरकार ने हाल ही में रियायतों की घोषणा की है और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत की हैं। सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंभीर प्रतीत होती है, तभी तो योजनाएं प्रस्तुत कर रही है। ये सही हो सकता है बिल्कुल। अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों के देश में आने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। अगर संभावना ही ना हो तो फिर करें क्यों। तो इस हिसाब से तो दोनों कंक्लूजन ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, दो चीजें सबसे पहले देखनी होती है भाई, वृत्ताकार मेज है और केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जी के बाएं से तीसरे 1 2 3, एच यहाँ पे है। एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है, तो भाई एल और आई इसके पड़ोसी तो नहीं है एच के, तो यहाँ पे होंगे एल और आई कहीं ना कहीं अगल बगल में। ठीक है, के आई के निकटतम दाएं हैं। अच्छा, अगर आई यहाँ बैठा होता
तो इसके निकटतम दाएं तो के नहीं बैठ पाता, इट मीन्स कि आई यहाँ नहीं बैठा, आई यहाँ बैठा है, इसीलिए इसके निकटतम दाएं के बैठा है। और एल कौन कौन थे, एल और आई एच के पड़ोसी नहीं थे, तो आई यहाँ पे है तो एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। के आई के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। एल के निकटतम बाएं कौन बैठा है, एल के निकटतम बाएं यहाँ पे कौन बैठा है, जो नहीं बैठा वही यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा अभी तक, जे नहीं बैठा है, एच आई जी सब बैठ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 शब्द हैं भाई, बेजोड़ शब्द, ऑड वन आउट छांटना है आपको। मिस्र, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये तीनों ही क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप है, मिस्र एक देश है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखेंगे। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। बहुत बार मॉक में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में भी आ चुका है काफ़ी बार। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में इसका झील का निर्माण हुआ था, बार बार पूछा जा रहा है ये। ठीक है, याद रखना इसको। किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है। भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है, और जो बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पॉज कर लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इससे क्या धारणा बनाई जा सकती है। पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करती है। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इन्होंने ये शुरू किया है, तो इनका यही मानना होगा ना कि ये बेहतर भविष्य प्रदान करेगी व्यावसायिक शिक्षा। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, तभी तो वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, तो दोनों मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी आश्रम, सरदार पटेल संग्रहालय, दोनों ही लग रहे हैं, हम देखते हैं कौन सा होगा, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, मैटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। काफ़ी फेमस, आपको पता होगा, विवाद भी है, कावेरी जल विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है ना। तो दो डैम इसमें मेन है, एक मैटूर बांध और एक कृष्णा राजा सागर बांध, जो कृष्णा पे कृष्णा कावेरी वो सब चलता रहता है ना। और जल विवाद जो साउथ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इमारतों पर रहते हैं, सबसे निचली मंजिल 1 है, उसके ऊपर वाली संख्या 2 है, ऐसे चल रहा है मामला। तो 1 2 3 4 5 6 मंजिलें हैं। ठीक है, F एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो F या तो यहाँ रहता है, या तो यहाँ रहता है, या तो यहाँ रहता है। ठीक है, लेकिन मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता, तो F यहाँ नहीं रहता, F या तो यहाँ रहता है, या तो यहाँ रहता है। ठीक है, F और B के बीच में दो लोग रहते हैं। जब इस तरीके से दो स्थिति आ जाए तो दो डायग्राम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक में F को ऊपर बिठा दो और एक में F को यहाँ बिठा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए ई के ठीक नीचे रहता है, तो ए और ई का तो कोई कनेक्शन नहीं, आगे चलें। ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो ए या तो यहाँ रहता है, या तो यहाँ रहता है। ठीक है, अब या तो यहाँ रहेगा ए, या तो यहाँ रहेगा ए। ठीक है, एक सेकेंड, एफ और बी के बीच में दो लोग रहते हैं, ये भी तो बैठाना पड़ेगा ना, एफ और बी। तो एफ यहाँ पे है तो बी यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे है तो बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ई एक सम संख्या वाले पे रहता है, तो ई का भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या बोला इसने, ए ई के ठीक नीचे रहता है, तो ए जो है वो ई के ठीक नीचे रहता है, और अगर ई यहाँ बैठ गया हो तो इसके नीचे ठीक ई नहीं ए नहीं आ पाएगा, तो इट मीन्स कि ई यहाँ बैठेगा, और ई के जस्ट नीचे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक है, ई एक सम संख्या पे रहता है, तो 6 पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसके जस्ट नीचे तो ए है। अब यहाँ पे ई अगर यहाँ बैठेगा 4 पे, तो इसके नीचे ए नहीं बैठ पाएगा, तो ई बैठेगा यहाँ पे, और इसके जस्ट नीचे बैठेगा ए। ठीक है, ठीक है, ना तो ए और ना ही डी सबसे निचली मंजिल पे रहते हैं, तो इसके हिसाब से तो सबसे निचली पे ए आ रहा है, तो ये वाला फिगर गलत हो गया। ए ना तो ए सबसे नीचे है और ना ही डी सबसे नीचे है, तो डी भी ऊपर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, तो 4 पे कौन बैठा है, ई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से। भारत ने विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का समापन
डैश स्वर्ण पदक स्वर्ण सहित 33 पदकों के साथ किया। नो आइडिया। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से। एक फेयरवेल पार्टी में 35% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक और 55% हार्ड ड्रिंक ड्रिंक पसंद करते हैं। 10% व्यक्ति दोनों प्रकार के ड्रिंक पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति ना तो सॉफ्ट और ना ही हार्ड ड्रिंक पसंद करते हैं? देखो, डायग्राम बना लिया करो ऐसे, ठीक है। इसमें 10% जो दोनों को पसंद करते हैं, ये क्या है? हार्ड ड्रिंक है, ठीक है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। दोनों को पसंद करने वाले 10% है। 35% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं। 10% तो दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो 10% हटा दो। 35 में से 25 जो है वो केवल हार्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, ठीक है। अब 55% जो 55% है वो, एक सेकेंड, ये सॉफ्ट ड्रिंक वाला लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक 55, केवल सॉफ्ट ड्रिंक को 25% पसंद करते हैं, ठीक है। 10% तो ऐसे ना जो दोनों को पसंद करते हैं, तो मैंने 35 में से 10 घटा दिया, तो 25 केवल सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं। 55% हार्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, तो मैंने 10 को हटा दिया, जो दोनों को पसंद कर रहे थे ना, 10 को हटा दिया, तो 45 जो है वो ऐसे हैं जो केवल हार्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, 45 केवल हार्ड ड्रिंक, 25 केवल सॉफ्ट ड्रिंक और 10 दोनों, तो टोटल कितने हो गए? 45, 50, 60, 70 और एक 80 हो गए। तो 80% लोग हो गए ये वाले जो इन दोनों में से या दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो 20% बचे ना, जो इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया है? नो आइडिया। करंट अफेयर का। मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु का 3/4 है, तो मैंने कहा मेरी आयु M, ठीक है। मेरी आयु का 2/3 बराबर है मेरे चचेरे भाई, मैंने चचेरे भाई को मान लिया C, चचेरे भाई की आयु का 3/4, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। 3 इधर चला गया और इंटू में 4 इधर चला गया, ये दोनों नीचे से खत्म, ठीक है। तो 8M बराबर 9C, ठीक है। तो अगर M की वैल्यू 9 है तो C की वैल्यू कितनी है? 8 है, ठीक है। सामने जिसके जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है। ओके, अब क्या बोला इसने? मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। तो मेरी आयु 3 वर्ष पहले, तो मैं आज तो M का हूँ, तो मेरी आयु 3 वर्ष पहले M-3 होगी। तो वो इतनी ही थी जितनी मेरे चचेरे भाई की 1 वर्ष बाद होगी, ठीक है। तो -3 इधर ले आऊंगा तो ये +3 हो जाएगा। तो M बराबर आ जाएगा C+4, ठीक है। और इसके हिसाब से M कितना है? 9 है। और C कितना है? 8 है, ठीक है। तो C से 1 वर्ष बड़ा है M यहाँ पे, बट M जो है वो तो C से 4 वर्ष बड़ा है ना। तो इनके बीच का गैप 4 करना पड़ेगा आपको। इसने ये बोला M बराबर C से 4 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे M 1 वर्ष बड़ा है, तो इस गैप को 4 गुना कर दो, 4 वर्ष बड़ा बना दो इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×9 = 36, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8×4 = 32। अब इनके बीच का गैप 4 है, तो अब ये सेटिस्फाई करेगा। तो पूछा गया इसने मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 36। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है आपको। तो जब माइनस में पावर होती है तो आपको उल्टा कर देना फ्रैक्शन को, तो वो पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन को 5/3 से 3/5 कर दिया। अगेन यहाँ पे माइनस में पावर है, तो मैंने 3/5 किया इसको, और इसकी पावर कितनी हो गई? 11, प्लस में हो गई पावर, ठीक है। बराबर 8x है, तो इनटू में पावर्स जुड़ जाती हैं, है ना। तो एक सेकेंड, 3/5 नहीं, 5/3 है, ठीक है। तो जब पावर्स जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। 11 और 5 16 हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको उल्टा करूँगा 5/3, तो इसकी पावर -16 हो जाएगी, है ना। तो -16 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई -2 से करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे सिंपल भी कर सकते थे, माइनस माइनस की पावर कोई जोड़ देते तो भी आ जाता आंसर। इसमें देखें, ये रेशियो ऐसे बन रहा है, तो इसका कैसे बनेगा? ये इसमें क्या चेंज हो रहा है देख लो इस तस्वीर से इसमें जाने के लिए। ये ट्रायंगल ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो बीच में आ गया और भर गया। तो ये एरो ऊपर चला जाएगा, सब में ऊपर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन खत्म। और जो नीचे आएगा ना ये वाला, बीच में आ जाएगा ये, और ये भर जाएगा, तो इसमें भरा हुआ नहीं है, इसमें भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस वॉयसरॉय ने वॉयसरॉय के कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1855 में। तो उस समय कौन था? डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 40% है। तो भाई अगर एक विकर्ण D1 100 है तो दूसरा विकर्ण इसका 40% यानी कि 40 है। तो एक जीरो से एक जीरो हटा दो, अगर ये 10 है तो ये 4 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का कितना गुना है? तो भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 20। बोल रहा है कि बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का कितना गुना है? तो बड़े विकर्ण की लंबाई है 10, इसका वर्ग है 100। तो इसका कितना गुना है ये क्षेत्रफल? तो भाई इसका 1/5 गुना है। 1/5 गुना 20 है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं। ठीक है, इनके याद रखना आप लोग, क्योंकि मैं अभी नहीं पढ़ पाता इनको, तो इसलिए मैं स्किप करूंगा। बाकी सारे इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी, स्पेशली इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, चार मीनार कहाँ पे है? सबको पता है, हैदराबाद में। इजी सा क्वेश्चन। एक धार्मिक सभा में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना था। जब 20 और पुरुष शामिल होते हैं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। तो स्त्रियों की संख्या बतानी, स्त्रियों को मैं एस मान लेता हूँ और पुरुषों को पी मान लेता हूँ, है ना? या फिर मेल फीमेल लिख लेता हूँ, आप लोग कहोगे क्या अनपढ़ो जैसी हरकत है। मैंने कहा मेल, सॉरी फीमेल पहले दी हुई ना, फीमेल और मेल। फीमेल और मेल का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। ठीक है, 20 और पुरुष यानी 20 और मेल आ गए तो क्या हुआ? रेशियो उल्टा हो गया। तो यानी अब रेशियो 2:3 हो गया। भाई देखो, आदमी तो आए ना, स्त्रियां तो नहीं आई ना। और तो स्त्रियां तो सेम रहनी चाहिए ना। तो स्त्रियों को सेम बनाने के लिए ऊपर इंटू 2 करेंगे, नीचे इंटू 3 करेंगे। तो ये कितनी हो गई? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, ये रेशियो हो गया 6:4। अब हो गया ये 6:9। तो स्त्रियां उतनी हैं, पुरुष 4 से 9 हो गए। कितना बढ़ गए? 5 यूनिट बढ़ गए। बट एक्चुअली में तो 20 बड़े हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। और पूछा गया स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 चौक 24। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैंगोज को ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो मैंगोज की यही शब्द आगे पीछे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देखो, आप देखोगे पहली बार में आपको चमक जाएगा कि शायद ये आगे पीछे कर रहे हो, है ना? पर किस तरीके से किए हुए हैं आगे पीछे? आगे पीछे ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया इसको। तो अब आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है। DEFGHIJKLMNOPQR पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। डी से पहले आर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। पहला वाला जो ऑप्शन है वही केवल क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक है क्या? 6 दूनी 12, 24 दूनी 48 इंटू 2 -4 लग रहा है ये। इसमें इंटू 2 करेंगे तो 628 -4, बहुत सही। तो ये इंटू 2 -4 है क्या? इसमें इंटू 2 -4 करें तो 84 85.5 में से 4 क्या? बिल्कुल सही। तो यहाँ से उल्टी सीरीज चलाओ और इंटू 2 -4 करते जाओ। ठीक है, तो इंटू 2 -4, अब इसमें इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 और 163 -4 159। ठीक है, समझ पाए ना लॉजिक? पीछे से इंटू 2 -4 होता चला जा रहा है। तो इसमें इंटू 2 करेंगे 160 और 1.5 का दुगना 3, 163 में से 4 गए। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ट्रायंगल्स काउंट करने इसमें भाई बोरिंग काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6, ये पूरा 7 और ये पूरा 8। सेम इधर है तो 8 यहाँ पे हो गए, तो 8 + 8 16 ये हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कुछ बन रहा है क्या? ये वाला बन रहा है 17 और एक ये वाला बन रहा है 18। ठीक है, तो +2 ये हो गए 18 हो गए।
अब नीचे वाले को देखें, 19, 20 और एक ये पूरा 21, ठीक है, एक ये पूरा 22। तो अब हो गए हमारे पास 22। अब देखिए कॉमन कुछ है क्या 22 के बाद? एक ये वाला है 23 और एक ये वाला है 24, ठीक है, 24 हो गए, और एक ये वाला है 25, एक ये वाला है 26, ठीक है, एक ये बड़े वाला है 27, एक ये बड़े वाला है 28, और 28 से ज़्यादा ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ऑप्शन से जाएंगे आंसर तक। तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए कहाँ पे है? ये उल्टा ए है, यहाँ ख़त्म कर दो, ठीक है। इसके बाद एच है, तो एच एच एच, ये उल्टा एच कर दिया, ख़त्म। एच के बाद 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, ये ऑप्शन भी ख़त्म, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से कर सकते हो आप इन सवालों को, ठीक है जी। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक पूर्वक परीक्षण की गई पहली ऐसी विमान रोधी मिसाइल NASM-SR का पूर्ण रूप क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हम्म तो इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। अगेन देखो ऑप्शन में सारे पीजी हैं पहले, तो आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को मत देखो, टाइम खराब होने वाला है, क्योंकि आना शुरू में पीजी है। तो स्मार्ट तरीके से खेलो और यहाँ पे चेक ही मत करो अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। अब नंबर्स को चेक करो डायरेक्ट। 3 से 9, 3 × 9, 9 × 4 = 36। तो पहले इंटू 3 किया, फिर इंटू 4 किया, अब इंटू 5 कर रहा है क्या? तो 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15, बिल्कुल इंटू 5 कर दिया, ठीक है। अब इंटू 6 हो जाएगा, तो 18 × 6 = 108, 108 के बाद एक जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज दी हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6 ऐसे चल रहा है। इंग्लिश पॉज कर लीजिए। इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं आप इसको, लक्ष्मीकांत में ही पढ़ेंगे, उसमें लक्ष्मीकांत में आप पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, वो सीबीआई वाले जो चैप्टर होता है, सीबीआई वाले चैप्टर में आप इंटरपोल का भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? लियोन करके फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इन सब में अलग अलग मतलब है कुछ कुछ का, तो डिवाइड कहाँ पे है? डिवाइड देख लो आप पहले, ए का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड रख दो डायरेक्ट, और इसको 17 लिखना आप, ठीक है। 5 से डिवाइड करके 114 हो गया। सी का मतलब है प्लस, इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 × 5 = 35। बी का मतलब है इंटू 4, डी का मतलब है -33। तो ये कितना हो गया? 17 × 4 = 68 हो गया। तो 8 × 4 = 12, 6 × 7 = 8, 182 में से 33 गया, कितना बचा? 150 में से 32 गया, तो 149, ऑप्शन नंबर 150 में 180, सॉरी 150 में से 32 कह रहा हूँ, 180 और 32, मतलब अगर इसमें 182 में से 32 साइड कर देंगे तो 150 बचेगा, लेकिन 33 साइड करना है तो एक और मैंने साइड कर दिया, तो 149 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तीन मित्र एक पार्टी आयोजित करते हैं, तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 गुना भुगतान करता है। तो तनवीर कितना करता है? यूसुफ से 2/3 गुना करता है, ठीक है। तो वही ये वाई जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसे इधर ले आओ, आपको मैं और बेसिक तरीके बता देता हूँ। ये इंटू में तो इधर आ गया, तो बचा क्या सामने? 2/3 बचा। तो तनवीर अगर 2 करता है तो यूसुफ 3 करता है, ठीक है। आगे देखिए, यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का आधा करता है। अगर यूसुफ जो है वो 3 भुगतान कर रहा है, तो सचिन का आधा है ये, तो सचिन कितना कर रहा होगा? 6 भुगतान कर रहा होगा ना। ये कह रहा है यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का आधा भुगतान करता है, तो सचिन ने 6 किया होगा, तभी तो यूसुफ 3 कर रहा है, तो इनका भुगतान आ गया। बोला क्या? यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान कुल का यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान का कुल भाग कितना था? यूसुफ ने 3 भुगतान किया, कितने में से? 6, 3 और 2, 11 में से, ठीक है। तो 3/11, ऑप्शन नंबर सी इज दी आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री यार मुझे बहुत बोर करते हैं क्वेश्चंस। कॉसेक 85 + थीटा माइनस टेक 5 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक, अगर मैं इसको सेक 90 माइनस थीटा लिखूं, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा इनका कितना है? 5 - थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 5 प्लस थीटा, तो ये 85 + थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ ऑलरेडी 85 + थीटा थीटा दे रखा है, तो ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा आ जाएगा माइनस का
ये कॉसेक थीटा ऑलरेडी है, ये कॉसेक थीटा माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा भी 10 थीटा आ जाएगा। और 90 में से 35 के 55 आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे। आई थिंक जीरो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? दिलजीत दोसांझ? अरे भाई, वो तो अलग अलग तरह के संगीत ही गाते हैं, खाली भांगड़ा संगीत थोड़ी है उनका। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे। सुखवीर सिंह, अरिजीत सिंह, क्या बात है भाई। अ- अरिजीत सिंह तो नहीं होंगे भाई, ये तो इसमें तो मैं 200% श्योर हूँ। भांगड़ा संगीत के राजकुमार शान, शान भी नहीं होंगे यार, ये तो अभी के आजकल के हैं ना। तो मेरे हिसाब से दिलजीत भी नहीं होने चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो होना चाहिए, है ना। तो कॉमन सेंस के बेस पे अब आप इसे कुछ भी कहो, यही होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। एक्शन को आप 36 लिख रहे हैं, पिज्ज़ा को आप ऐसे लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? जैसे ही मैं इस तरह के क्वेश्चंस देखता हूँ और मेरे को यहाँ पे स्क्वायर्स दिखते हैं ना, मैं तुरंत इनको काउंट करना शुरू कर देता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए, यही चीज़ होती है आपके अप्रोच। इसको ही कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, कि आप जैसे ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स देखें, तुरंत आपका ध्यान यहाँ पे इनको काउंट करने पे जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 का स्क्वायर है। 5 अल्फ़ाबेट है, 5 का स्क्वायर है। इसमें कितने? 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप भटके ना बेफिजूल के तरीके लगाते लगाते। ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखें। कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो भाई इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। मनरेगा तो पूरी तरीके से ग्रामीण है, सबको पता है। SAGY, हृदय, HRIDAY। अच्छा एक चीज़ है, देखो इसमें भी जी दिख रहा है आपको, आपको इसमें भी जी दिख रहा है। तो जी का अर्थ यहाँ पे ग्रामीण होगा कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी है, ये तो खैर, पर उसमें ग्रामीण रोजगार करके भी है ना। तो आई थिंक ये जी का मतलब तो ग्रामीण होना चाहिए। और हृदय, ये HRIDAY करके लिखा है, तो शायद ये हृदय मतलब कुछ मेडिकल, कोई मेडिकल से रिलेटेड हो। या फिर जी नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से तो ग्रामीण नहीं होना चाहिए इसको, है ना। हृदय भी लिखा है, तो हो सकता है कुछ मेडिकल योजना हो या कुछ ऐसे समथिंग। तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। बौद्ध तीर्थयात्री, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएन सांग ने लगभग डैश वर्षों पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी पूछते हैं कि हुएन सांग किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और हर्षवर्धन का कार्यकाल कब था? 600 से 650 के आसपास था। तो अब से 600 पे जाएंगे तो कितना पीछे जाना पड़ेगा? 14 6 20, तो लगभग 1450 वर्ष पहले, 1425 वर्ष पहले, ठीक है। चलिए, क्या बोला इन्होंने? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4A²। ठीक है, और ये बराबर कितना दे रखा है? 25√3, 25√3। तो ये 4 आपका इधर चला जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये इससे खत्म। तो 25 × 4 = 100। तो A² अगर 100 आ गया, तो A बराबर कितनी आ गई? 10 आ गई, है ना। और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप कैसे निकालोगे? ये 10 10 10 सब 10 है। तो यहाँ से जब इस पे आप लंब डालोगे ना सीधा ऐसे करके, तो ये दो भागों में बराबर बांटेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि भाई, हम्म, वो लगा दो इस पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो 10 का स्क्वायर 100, 100 हो गया बराबर लंब का वर्ग। इसको हमें निकालना है, एच मान लो, तो h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये इधर जाएगा तो 75 बचेगा, तो h² बराबर 75, और h बराबर आ गया और √75। ठीक है, बोला गया इसने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा इसकी ऊंचाई के बराबर हो। तो अगर वर्ग की भुजा √75 है ना, इसकी ऊंचाई के बराबर है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 75 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है। आप लोग भी पानी पीते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनार आभूषण से संबंधित है, तो मूर्तिकार किससे संबंधित है? सुनार आभूषण बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। या अर्ध मूर्ति भी तो उससे संबंधित होगी ना, और तो कोई ऑप्शन लग भी नहीं रहा। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र काफी फेमस। तो व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों के लिए जो था वो कौन लाया था? साइमन कमीशन। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर पर्वत श्रेणी में है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजर जाता है। सिंधु नदी पर बनाया गया दर्रे की पहचान कीजिए। जम्मू कश्मीर की जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ये नीति दर्रा तो पहली बात, नीति दर्रा तो यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की साइड है नीति दर्रा तो। रोहतांग दर्रा भी इधर है अपना, हिमाचल प्रदेश की साइड, हिमाचल और उत्तराखंड की साइड है ना ये भी। माना भी आई थिंक शायद इधर ही, जो जिला ही है जो केवल जम्मू कश्मीर में है। तो यही होना चाहिए आई थिंक, है ना। चलिए इंग्लिश में बॉस कर लीजिए। हिंदी में समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मैंने दोनों अधिकारियों को मैंने अच्छे से हाईलाइट करके लिखा हुआ था। एक होता है समाहर्ता और एक होता है सन्निधाता। ये दोनों आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। सन्निधाता ऐसे करके था, एक था समाहर्ता। ये दोनों शायद उसमें मौर्य काल में थे या गुप्त काल में थे। ये टैक्सेशन से रिलेटेड थे दोनों अधिकारी। ठीक है। समाहर्ता और सन्निधाता दोनों टैक्सेशन से रिलेटेड है, कर निर्धारण से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए, सभी कॉलेजों से विज्ञान ओलंपियाड में भाग लेने वालों की तुलना में जीके ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो निकाल लेते पहले सभी कॉलेजों में विज्ञान ओलंपियाड में भाग लेने वाले। तो विज्ञान में भाग लेने वाले कितने? एक, दो, तीन, दो, पाँच, 630। ठीक है। तो ये तो साइंस वाले हो गए। जीके वाले कितने देखें? जीके वाले 200, 300, 400, 450, 18 दूनी 36, 365। ये 5, 6, 5, 11, 4, 3, 7 और एक 8, ये 815 हो गया बोला है। जीके ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत हुई है वृद्धि? इसकी तुलना में, साइंस की तुलना में जीके में भाग लेने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखें 630, 730, 830। तो 200 में 15 कम, यानी कि 185 की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में पूछा? साइंस वालों की तुलना में। तो इंटू कर देंगे 100 से, परसेंटेज आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ पे आ गया एक जीरो, ये भी खत्म। तो 63 से इसको काटना है, ऑप्शंस बहुत नज़दीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन का गेम है, करना ही पड़ेगा। तो 63 दूनी 2 बार में ही जाएगा, 126, और 185 में से 126 गया, कितना बचेगा? 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया 5, तो 590। तो कितनी बार में जाएगा? 6 निम 54, 9 में जाएगा। तो 63 निम्मा, तो 6 निम 54, 540, 9 तिया 27, तो 567। तो 590 में से 567 गया, तो कितना बचा? 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 2, 23 बचा। और आगे 23 के बाद जीरो आ जाएगा पॉइंट लगा के। अभी कितनी बार में जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो पॉइंट के बाद 3 बार में जाएगा, और पॉइंट के बाद 3 केवल एक ऑप्शन में है, तो आगे बढ़ना ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में हाल ही में किस बीमारी को उन उसकी उच्च मृत्यु दर और अत्यधिक गरीबी के साथ संबंध के कारण जोड़ा गया है? कौन सी बीमारी है भाई? उच्च मृत्यु दर और गरीबी के साथ संबंध, पता नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलो। क्या बोला है इसमें?
मान ज्ञात करना है इसका। अब आप इसमें कैलकुलेशन देख के डर रहे होंगे तो आपको मैं बता दूं, ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, और ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है, और ये ए बी है। 11 दूनी 22 23 24, बिल्कुल सही। आप सभी को पता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, है ना। और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है? सेम यही चीज़ दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है ना। ये मैंने माइनस ए बी बीच में दिया हुआ है, मैंने बीच में बी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा खाली, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 22 और 11 33। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इतना सही क्वेश्चन था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? बार बार मॉक में पूछा गया है, तो याद रखना है आपको इसको। अमाशय से, स्टमक से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? इमेज फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन सा एक नहीं है? ये पहले भी किसी मॉक में आया था आई थिंक। ये किसी फुल टेस्ट में आया था या किसी और टेस्ट में आया था ये। इसका शायद CSV था, CSV या SVG में से एक था इसमें से। क्योंकि BP, पी से तो था शायद, पी से फोटो था या कुछ ऐसी था। इन दोनों में से एक, CSV के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इन्होंने? बिटकॉइन में निवेश किए गए धन और अन्य आभासी मुद्राओं में निवेश किए गए कुल धन के बीच का अंतर क्या है? बिटकॉइन में निवेश कितना हुआ है भाई? बिटकॉइन कहाँ गया? बिटकॉइन इतना है, 42%। और अन्य है तो भाई 100% होगा ये टोटल। 100% में से 42% तो केवल बिटकॉइन है, तो अन्य कितना हो जाएगा? 100 में से 42 गया, कितना बचा? 58। तो अन्य में 58 किया गया होगा। इनके बीच का अंतर कितना है? तो भाई 58 में से गया तो एक 16 बचा, तो 16% का अंतर है। और टोटल दिया है क्या इसमें? कुल निवेश कितना है? 250 मिलियन है। तो 16% आपको निकालना है, तो देखो 10% कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। और 1% कितना हो गया? 2.5। 2.5 1% हो गया। मुझे 6% निकालना है, तो 25 6 का 150, तो 15 आ गया। तो 3 और 1 4, 40 हो गया। $40 मिलियन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ पाए ना आप? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था? इसने कहा था कि बिटकॉइन में जो निवेश किया और अन्य मुद्राओं में जो निवेश किया उनके बीच का अंतर बताना है। तो बिटकॉइन में 42% था, बाकी सब में 58% था, उनके बीच का अंतर था 16%, और उसकी वैल्यू निकालनी थी 16% की। ओवरऑल वैल्यू दे रखी थी 100% की, 250 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एफ का पुत्र है। एफ का पुत्र है कौन? ये एफ है, एफ का पुत्र है ए, और वह बी से विवाहित है। तो ये ए जो है ये बी से विवाहित है, तो बी इसकी पत्नी हो गई। जिसका भाई सी है, तो बी का भाई सी है। डी सी की पत्नी, डी जो है वो सी की पत्नी है। और ई की पुत्री है, तो डी जो है ये ई की पुत्री है। ई जी की पत्नी है, तो ई जो है ये पत्नी है किसकी? जी की। तो सी जी से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है? जी की बेटी के पति, यानी कि उनके दामाद। भाई इतना सब क्यों दिया था ये सब? इसको ना देते, इतना ही पूछ लेते। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखाना अधिनियम 1881 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? 1880। 1882 में कौन था? रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो 81 में भी रिपन ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ओशनिक वोयाज इनिशिएटिव, नेशनल क्रूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैरीटाइम टूरिज्म प्लान, क्रूज भारत मिशन। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है तो टूरिज्म प्लान होगा शायद। इन चारों में से नाम अगर हम गेस करें तो आइडिया कुछ है नहीं, बट इसके साथ जाते हैं, मैरीटाइम टूरिज्म प्लान के साथ। बीच में 2 3 क्वेश्चन का तो रिस्क ले ही सकते हैं ना। चलिए, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या क्या बताना है आपको?
ये ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल पहले आगे गया, फिर एक और आगे गया, वापस इधर आ गया, तो फिर ऐसे ही चल रहा है ना। मुड़ मुड़ जा रहा है, मुड़ किधर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर नीचे, फिर इधर। तो अब ट्रायंगल ऐसे बनेगा ऊपर की साइड, ठीक है, बीच में आके। तो ऊपर की साइड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस किसका है, स्क्वायर का है। तो स्क्वायर कहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। तो स्क्वायर कोने में गया, फिर एक आगे बढ़ा, फिर इधर आ गया, अब अगेन कोने में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे आ जाएगा। तो कोने में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना, समझ पाए ना सीरीज को इसकी। ये ट्रायंगल क्या है, एक आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ आ गया, फिर एक और आगे बढ़ गया, यहाँ के यहाँ पे आ गया, फिर वापस से इधर आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक आगे बढ़ेगा, अगेन एक आगे बढ़ेगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर एक आगे, फिर एक आगे, ऐसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है, जो बाहर की ओर निकला होता है, इसे है ना उठा हुआ। तो उठा हुआ मतलब उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वॉइस रॉय कौन था। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से आपको याद रखना है इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे 1919 के थे, और असहयोग आंदोलन जो है वो 2021 का है, ठीक है। तो उस समय पे कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। हम्म, चलिए, इससे ये संबंधित है, ऐसे इससे ये संबंधित होगा, ऐसे इससे ये संबंधित है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में दे रखा है। तो देखें तो भाई, 16 × 4 = 64 +5 इंटू 4 करें तो 4 × 3 = 12, 124 प्लस 5 तो नहीं है, 20 है। 16 × 5 = 80 इंटू 5 माइनस 11, ये है 5 × 3 = 155 हो गया है। -11 करेंगे, 5 में से 4, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। इंटू 5 - 11। तो लेट्स सी ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 24 × 5 = 120, -11 करेंगे तो 109 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति घर से कार्यालय जाते समय इतने की गति से बस से 5 मीटर देरी से पहुंचता है। यदि बस की गति इतनी हो जाती तो कार्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता। बहुत आसान से सवाल होते हैं, आप इसको बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। देखो जैसे 8 और 9 सीधा लिखोगे आप, 8 और 9, इसका उल्टा हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो, 9 और 8। अंतर कितना है, 5 मिनट पहले 15 मिनट, 5 मिनट बाद 15 मिनट पहले 20। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू 160। 90 की स्पीड होगी तो वो 160 मिनट में पहुंचेगा, सिंपल, ठीक है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, बार बार समझा रहे हैं इस सवाल को। वो कह रहा है कि अगर पहले 80 की स्पीड थी तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, अब उसने स्पीड कितने की कर दी, 90 की। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 8:9 हो गया। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो जब डिस्टेंस सेम होता है तो उल्टा होता है, तो 9:8 हो जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। उसको पहले 5 मिनट देरी से पहुंचती थी, अब वो 15 मिनट जल्दी पहुंच गई। तो टाइम का गैप कितना का हो गया भाई, जो 5 मिनट लेट पहुंच रही थी पहले, तो इस 5 मिनट को कवर किया इसने, फिर उसके बाद वो 15 मिनट जल्दी हो गई, और तो टोटल टाइम का गैप कितना हो गया, 20 मिनट का गैप हुआ ना। 5 मिनट लेट को भी कवर किया और 15 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो यानी 1 यूनिट का गैप जो है वो 20 मिनट के बराबर है। तो 8 यूनिट का गैप माने तो कितने का बराबर हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 के बराबर हो जाएगा। वो 90 की स्पीड से 160 मिनट में पहुंचेगी, है ना। तो कार्यालय के बीच की दूरी देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। कार्यालय और घर के बीच की दूरी, जब वो 90 की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। खैर जो भी है, 160 मिनट में पहुंचती है वो। तो 90 की स्पीड से यानी कि 90 किलोमीटर वो 60 मिनट में चलती है। तो 1 मिनट में इतना चलेगी, 90/60 इंटू इसको 160 मिनट में पहुंचना है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काट दें, 2 8 16, 8 3 24, 240। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये के रूप में द्विघात बहुपद का एक शून्यक इतना है। तो शून्यक मतलब इसको बराबर 0 रख देंगे, तो के का मान बताना है। एक्स की वैल्यू ये रख दो और बराबर 0 रख दो। तो एक्स अगर -3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो 9 के -9,
-3 रख देंगे x को, तो -3 क्या आ जाएगा ये, +1 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो 9 में से 3 के गया, 6 के बचा, बराबर 9 में से 1 क्या, 8 बचा, ये आ गया -8, इधर जाके +8। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई 8/6, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 4/3, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी, कई बार रीजनिंग में रेशियो टाइप में भी पूछा गया है। ऑल्टीमीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए एरोप्लेन वगैरह की। ठीक है, सभी शहरों में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो उपस्थित ये है, उत्तीर्ण ये है, तो उपस्थित का और एवरेज निकाल लो जल्दी से। 3, इसको निकालो, 4 और 2 6, ये 4 और 2 6 और 1 7, 3 10, 11, 200, 11 200 कितने हैं टोटल, 1 2 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, इनका एवरेज आ गया 2800। ठीक है, और उत्तीर्ण पूछा है ना, उत्तीर्ण का एवरेज कितना हो जाएगा, 1350 है, ये 850 है, तो 5 इधर गया, 14, 600 इधर गया, 200 इधर बचा, 1400, 600, 2000, 3 और 2, सॉरी 2000, 4000, 8, 850 और ये 8700, सॉरी 8600, है ना। 2000, 4, 4 800 इधर ले लिया, 4 4 8, 500, 600, 8600 हो गए। और इसका एवरेज कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 0, तो इनके बीच का अंतर बताना है ना। तो 2200 और 600, 650 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, ये सभी को पता होना चाहिए, मुंबई। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, ये बराबर 5 दे रखा है, न्यून कौन है, थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे, बाद में देखेंगे यार, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के मैं बोर हो जाता हूँ बेफिजूल बेकार क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, ये बार बार पूछा जाता है, पता है आपको क्यों, क्योंकि ये पहला ही मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हालांकि और भी पूछे गए हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्योंकि ये पहला ही है, तो अगर आपको पहले ही याद नहीं है तो फिर क्या याद होगा। जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से ये पहला ही मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत गान का आदर करना। ठीक है, तो याद रखना, और 11 के 11 आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, कशेरु की आंख का वह क्षेत्र जहाँ दृक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाता है, वह क्षेत्र जहाँ दृक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाता है, ये पूछा गया ऑलरेडी, पहले मॉक में आ चुका है। कशेरु की आंख का वह क्षेत्र जहाँ दृक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाता है ब्लाइंड पॉइंट स्पॉट, आई थिंक ब्लाइंड स्पॉट, वैसे भी ऑप्शन सी है तो इसके साथ जाएंगे, ये पहले आ चुका है, मॉक में आ चुका है वैसे ही। सभी भारतीय डॉक्टर हैं, तो सारे भारतीय जो हैं ये डॉक्टर हैं, सभी पुरुष भारतीय हैं, तो सारे पुरुष जो हैं ये भारतीय के अंदर हैं। ठीक है, सभी इंजीनियर पुरुष हैं, तो ये यार गलत डायग्राम, ये इन्होंने गलत दे दिया, नीचे से शुरुआत करनी चाहिए। सभी इंजीनियर जो हैं ये तो पुरुष हैं, पुरुषों के अंदर हैं, सभी पुरुष भारतीय हैं, तो ये सारे पुरुष जो हैं ये भारतीय हैं। कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, तो इनमें से कुछ भारतीय क्या हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, पुरुष और डॉक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है कि नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। सभी इंजीनियर भारतीय हैं, तो सारे इंजीनियर भारतीय के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, तो सेकंड, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई, एक्स वाई वृत्त की एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, ठीक है, बिंदु सी पर स्पर्श करती है, ठीक है, ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी, तो ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। बी सी डी, तो बी सी और डी ये कितना हो जाएगा, 25, तो ये भी 25 हो जाएगा। बोला क्या, बी सी एक्स, तो बी सी एक्स ये कितना होगा। अच्छा, इसको सेंटर तो नहीं बताया ना डी को कहीं भी, अच्छा डी सेंटर नहीं है, तो ये ए सी जो है ना ये एक जीवा है,
और इस स्थिति में जब ऐसा डायग्राम बनता है तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो है, मैं कलर अलग बदल देता हूँ कलर, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और अगर ये सेंटर दिया होता तो डी और सी ये जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल मान लेते इसको हम, अगर ये सेंटर दिया होता। बट इस स्थिति में आप इसको निकाल दो तो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब उतना समझाने का टाइम नहीं है कि कैसे क्यों होता है। अगर ये देखो ये 25 है, ये भी 25 हो जाएगा, कितना 50 हो गया। ट्रायंगल के अंदर सारे जो हैं कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, 180, 130 हो गया। और एक लाइन पर सारे कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 130 का है, तो ये 50 का हो गया, है ना। इसको मिटा देते हैं हम, खचर पचड़ ज़्यादा हो गई। ये कितना आ गया हमारा 150, 50, 130, और ये 50 का आ गया, है ना। ये 50 का है तो ये दोनों, ये भुजाएं बराबर हैं दोनों, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो 50, 180 में 50 गया, 130 बचा। तो 130 में ये बराबर बराबर बांटेंगे तो ये भी 65 का हो जाएगा, ये भी 65 का हो जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, 65 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इन्होंने, एक व्यक्ति इतने रुपए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लेता है। यदि वह इतने रुपए चुकाकर अपना ऋण पूर्ण कर लेता है तो कितने वर्ष पश्चात वह ऋण पूरा करता है। तो देख लेते टोटल उसने कितना परसेंट दिया है। तो 22, इसमें से कितना घटाना है, 18,750। तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, है ना। 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8, 9, 10, 11, 3 बचा, ठीक है ना। 5, 7, 5, 12, 10 और 1, 11, 9, 3, 12, 1, 12, 2, ठीक है। 12, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 1, 2, ठीक है। 22, 125, इतने रुपए का उसने ब्याज दिया है, ठीक है। इतने रुपए में इतने रुपए उसने उधार लिए थे और इतने रुपए उसने दिए वापस, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिए, 3, 3, 7, 5, तो टोटल इतने रुपए इसने ब्याज में दिए। कितने रुपए पे दिया इतना ब्याज, 18,750 पे। तो कितने परसेंट है राशि, इतना निकाल लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5, 5 से नहीं 25, 15 दूनी 30, 15 75, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 5 75, अगेन 5 से कट रहा, 25 से कट रहा, 25 से कम 25, 25 निम्मा 225, और 9 दूनी 18। तो टोटल उसने 18% जो है वो ब्याज दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि एक साल में अगर 6% मिल रहा है तो 18% कितने साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, है ना। हर साल 6% मिलेगा, तो 3 साल में इसने इस ब्याज को दिया होगा 18%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव यानी कि कौन पूछा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड। रघुराम राजन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना, वो ऑलरेडी बाहर हैं। शक्तिकांत दास भी नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वो रह चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी या तो संजय मल्होत्रा या फिर सुभाष चंद्र गर्ग, इन दोनों में सेफ होने चाहिए। तो अगेन हम सी के साथ जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी, पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भैया इसमें कुछ नहीं कर सकते। तोमर राजपूत जो थे ना, तोमर वंश, इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, ठीक है। मतलब दिल्ली को सबसे पहले इन्होंने राजधानी बनाया था। इसमें क्या बोला इसने, स्टेडियम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो भाई देखो स्टेडियम लिख लो पहले, STADIUM, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो ए पहले आएगा, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ठीक है। तो किसकी स्थिति अपरिवर्तित है, सबकी जगह पे अलग अलग है, यहाँ भी 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 अलग है। कोई भी ऐसा नहीं जिसकी स्थिति अपरिवर्तित हो, यानी उसके सामने वही लिखा जाए। तो सभी अक्षर अपनी स्थिति बदल रहे हैं, कोई भी आमने सामने सेम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक वर्गाकार मेज है यहाँ पे, ठीक है। चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, तो केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं भाई, ठीक है। वर्गाकार मेज बना लो। और कितने लोग हैं ये? कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, तो भाई चार कोनों पर बैठे होंगे, चार भुजाओं के केंद्र पर। आठ है ना ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, ठीक है। चार कोनों पे होंगे, चार बीच में होंगे। बोला क्या इन्होंने? ई के पास ए और जी निकटस्थ हैं, तो ई बीच में होगा, ए और जी अगल बगल होंगे, ठीक है। ए सी के ठीक बाएं बैठा है, तो ए जो है वो सी के, अगर सी यहाँ बैठा है तो ए सी के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ बैठा है। और इसने बोला ए और जी ई के निकटस्थ हैं, तो ए यहाँ बैठा है तो जी यहाँ बैठा होगा और ई यहाँ बैठा होगा, तभी तो ये निकटस्थ हैं इसके, ठीक है। ओ जे के ठीक दाएं बैठा है, तो ओ जो है वो जे के ठीक दाएं बैठा है। एल के पास जे और एन निकटस्थ हैं। देखो एल यहाँ तो बैठ नहीं सकता, एल मेरे हिसाब से यहाँ बैठेगा, और इसके आसपास कौन? जे और एन है, तो या तो जे यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, या जे एन यहाँ होगा और जे यहाँ होगा, ठीक है। बोला गया इसने ओ जे के ठीक दाएं है, अगर जे यहाँ बैठ जाता तो ठीक दाएं यहाँ पे एल बैठा है, तो जे यहाँ बैठा होगा। और इसके ओ जो है जे की ठीक दाएं यानी कि यहाँ पे है, तो जे यहाँ है तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बोला गया इसने, अब पूछा गया जी के ठीक बाएं कौन है, तो जी के दाएं ई है और बाएं ओ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है भाई? नो आइडिया, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं कुछ तुक्के वगैरह लगे तो। ये है भाई, इसकी पहली संख्या ये है, पहला अंक ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में चार जोड़ दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो भाई दूसरी संख्या में चार जोड़ना है, तो दूसरी संख्या में चार जोड़ेंगे, सात हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो ये सात जो है ये चार से विभाज्य है क्या? नहीं। अब दूसरी संख्या में देखते हैं, पाँच में अगर मैं चार जोड़ दूँ तो नौ हो जाएगा, तो ये नौ तीन से विभाज्य है क्या? बिल्कुल, तो इस संख्या में तो है ऐसा। अब मैं दो में अगर कितना जोड़ना, चार, दो में अगर चार जोड़ दूँ तो छः बन जाएगा, और छः तीन से विभाज्य है तीसरी संख्या से, बिल्कुल, तो ये भी है। इसमें अगर मैं दो में कितना जोड़ना, चार जोड़ दूँ तो ये छः हो जाएगा, छः चार से कट रहा है क्या? नहीं, तो इसमें नहीं होगा। इसमें दो में अगर मैं चार जोड़ दूँ तो छः हो जाएगा, छः दो से कट रहा है, बिल्कुल। तो ये तीन संख्या ऐसी हैं जिसमें दूसरे अंक में अगर मैं चार जोड़ देता हूँ तो वो दूसरा अंक जो है वो तीसरे से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो तीन संख्या ऐसी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक व्यवसाय 20,000 रुपये का निवेश करता है, एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश करता है, 6 महीने बाद सी इतने रुपए के साथ उसमें शामिल होता है, तो वर्ष के अंत में लाभ इतने रुपए था, तो एन का हिस्सा बताना है। तो भाई इनका निवेश है, ये 20,000 रुपये निवेश कर रहा है और ये 10,000 कर रहा है, तो इसमें चार जीरो है ना, चार जीरो हटा दो, दोनों में जितनी जीरो कॉमन हो ना उतना हटा दो निवेश में से। तो एन अगर 2 रुपये निवेश कर रहा है तो सी 1 रुपये निवेश कर रहा है, ठीक है। एन जो है वो साल भर निवेश करेगा, पूरे 12 महीने निवेश करेगा। सी जो है 6 महीने बाद आएगा, यानी कि केवल 6 महीने के लिए निवेश करेगा। तो एन ने अगर 24 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो सी ने केवल 6 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो छः कम छः, छः चौक 24। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:1 में है, इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। पूछ रहा है एन, तो एन का हिस्सा पाँच में से चार है, अगर इनको टोटल चार और एक पाँच का प्रॉफिट होता है तो एन को कितना मिलेगा? चार हिस्सा, यानी कि 80% केवल इसको मिल रहा है। तो 10,000 का 4/5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा पृथक किया गया 10 डिग्री चैनल। में बार बार बता रहा हूँ, सारे चैनल्स आपको बताता हूँ, बार बार ये याद कर लेना कौन सा चैनल किस किस को अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री काफ़ी फेमस है अंडमान निकोबार का। 18, 39, 60, तो ये दोनों छोटी संख्याएं हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये इनसे 60 बन रहा हो, तो ये कितना हो जाएगा? 40, 50 और 7, 57, तो इनको जोड़कर तीन कम है इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 75, 75 इनसे 6 कम है, तो इससे कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। अगेन अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होते रहना। पहले मैंने दो से तीसरी संख्या बनाई, अब बाकी की इन दो से ये तीसरी संख्या बनाने की कोशिश करूंगा, फिर इन दो से ये तीसरी संख्या बनाने की कोशिश करूंगा बीच वाली। इन सब चीज़ों को करते रहना, एक जगह पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने अभी क्या किया, इन दोनों से इसको बनाया, नहीं बन रही ना। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ, और
अब मैं इन दोनों से इसको नहीं बना पाया, तो इन दोनों से या तो ये या इन दोनों से बीच वाली बने। और जैसे ही मैंने बीच वाली को देखा मेरे को लॉजिक दिख गया, 39 दूनी 78 होता है, तो ये पहला और लास्ट वाला जो है ना, इसको जोड़ के इसका डबल किया हुआ है। और ये देखेंगे 70 80 90 और 96, यानी पहले और लास्ट वाला जो सम है वो बीच वाले का डबल है। तो देखें इसमें ये कितना हो जाएगा, 120 इसका डबल है नहीं, ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 100 और 112, 112 56 का डबल है, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीच वाले का डबल है फर्स्ट और थर्ड का सम। प्रभात रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में है, तो रमेश अगर यहाँ है तो प्रभात इसके दक्षिण में। आपको पता है सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, वेस्ट होता है उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, प्रभात रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, प्रभात है। तान्या प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व में है, तो प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व में कौन है, तान्या। ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व में है। कविता रमेश के 10 किलोमीटर दक्षिण में है, तो रमेश के 10 किलोमीटर दक्षिण में, तो 6 यहाँ तक है, अगेन 4 यहाँ तक आ जाएगा, पूरा एक के हो जाएगा नीचे। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोला, सारिका तान्या के 3 किलोमीटर दक्षिण में है, तो तान्या के 3 किलोमीटर दक्षिण में, यानी कि इनसे एक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कौन है यहाँ पे, सारिका। कविता के सापेक्ष तान्या किस दिशा में है, तो कविता के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष तान्या कहाँ पे है, इधर की साइड। तो यानी कि ये उत्तर पूर्व में है, तो यहाँ ऊपर नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज कर लीजिए। कोलकाता में स्थित बेलूर मठ सॉरी, बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बेलूर मठ आपने अगर पढ़ा हो कभी, आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो बेलूर मठ जो था ये उनका रामकृष्ण मिशन जो था ना, उनका ये वो था, आश्रम कहते थे, या यहाँ पे मतलब उससे लिंक था इनका। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसने अम्बेडकर कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी बेलूर मठ की। ठीक है, याद रखना, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन हंस से मिशन हंस कह रहा हूँ यार, रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 है, दूसरे समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना हो। इसके 16 गुना हो, अगर मैंने मान लिया इसकी एक भुजा 1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो दूसरे वाले का अगर 16 है क्षेत्रफल, तो दूसरे वाले की भुजा 4 होगी ना, है ना। जो भुजा है उसका स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, रेशियो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भुजा है, भुजाओं का जो रेशियो होता है, उनके स्क्वायर का रेशियो जो होता है वही इनके एरिया का रेशियो होता है ना। तो अगर इसका स्क्वायर, मैंने कहा अगर इसकी भुजा 1 है और दूसरे वाले की 4 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1, रेशियो इसका स्क्वायर कितना होगा, 16। तो अगर इनकी भुजा 1:4 है, तो इनका जो एरिया है ना, एरिया एरिया का रेशियो होगा 1:16। इनकी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो, उसका जो रेशियो होता है वो होता है इनके एरिया के रेशियो के बराबर। अगेन, जो इनके साइड के रेशियो, जो साइड का स्क्वायर होता है, जो साइड का स्क्वायर आएगा, साइड के स्क्वायर्स का जो रेशियो आएगा वो इनके एरिया का रेशियो आता है। ठीक है, तो भाई उसकी भुजा 4 होनी चाहिए। अगर इसकी 1 है तो, बट इसकी तो 28 है, तो इससे 4 गुना ज़्यादा होगी दूसरे वाले की भुजा, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, आ, 3 4 तिया 12, 120 में से 8 गया, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 गुना। निक्षय पोषण योजना एनपीवाई के तहत तपेदिक रोग के मरीजों के लिए मासिक पोषण सहायता कितनी बढ़ा दी गई है। नो आइडिया, बाद में देखते हैं इसको। अरे दादा, इतने ये सब क्या दे दिया। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी अभी, अरे अभी देखते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे इसको भी। बेफिजूल का टाइम खराब होता है यार ट्रिग्नोमेट्री में। कथन क्या है, प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों का तबादला किया जाए। तर्क, हाँ, वे लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा चालाकी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है चालाकी, इसलिए किया जाना चाहिए ट्रांसफ़र। ये भी सही बात है। नहीं, अधिकारियों को बार बार तबादला करना पसंद नहीं है, ये कहाँ की बात है भाई, उनको पसंद नहीं है इसलिए तबादला ना करें। मेरे हिसाब से पहला वाला केवल प्रबल होना चाहिए, बाकी तो लेट्स सी। भारतीय संविधान के भाग
4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? अभी 11 हैं मौलिक कर्तव्य, और जब ऐड किए गए थे तो 10 थे। ठीक है, चलिए। लेख शब्द वाक्य। लेख शब्द वाक्य, लेख सबसे बड़ी इकाई है। एक लेख में बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य होते हैं। मैं कहूँ अगर ये लेख है तो इस लेख किससे बना है? वाक्य से मिलकर बना है। वाक्य जो शब्दों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी बहुत बार देखे होंगे। बोल रहे हैं किससे विभाजित होगा, तो जो सबसे छोटा है इसको कॉमन ले लो। 3 की पावर 61 को कॉमन ले सकते हो आप। तो यहाँ पे कितना बचेगा? एक बचेगा केवल, प्लस यहाँ पे 61 बाहर ले लिया तो 3 की पावर 62 में से 61 बाहर चला गया तो एक पावर बची। ठीक है, 63 में से 61 बाहर चला गया, 3 की 2 पावर बची। 64 में से 61 बाहर चला गया, 3 की 3 पावर बची। ठीक है, तो 3 की पावर 61 इंटू, इनको जोड़ दीजिए, 27, 9, 3 और 1। 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 40। ये किससे विभाज्य हो जाएगा? 30 से हो जाएगा क्या? इससे ये खत्म, 3 से ये खत्म, 3 कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो 30 से ये विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट stored results out of physical memory of computer is known as taking out। तो आउट मतलब आउटपुट प्रोसेस होगा क्या? हम्म, संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? देखते हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं अभी, है ना। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं भाई? बांसुरी बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछे भी गए हैं काफी बार। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस वर्ष सृजित किया गया था? ये मॉक में पहले ही पूछ चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आए थे। 1983 में ही था ना उनका समय, सॉरी 1998 में। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और शायद पहले वाले जो थे वो हमारे एक टीचर थे, मतलब वो हमारे टीचर नहीं थे। हमारे टीचर के नाम पे था, इसलिए मेरे को नाम भी याद है उनका। ब्रजेश था उनका नाम शायद, जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे, आई थिंक। चलिए भाई देखें इसको क्या बोला इसने। 9 लड़के 10 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट 6 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई 9 लड़के प्लस 10 लड़कियां, तो लड़कियों को गर्ल्स लिख लेते हैं, लड़कों को बॉयज़ लिख लेते हैं। तो 9 लड़के प्लस 10 लड़कियां मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 लड़के 6 लड़कियां मिलकर उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 लड़के बॉयज़ प्लस 6 गर्ल्स मिलकर इस काम को कितने दिन में कर दे रही हैं? 7 दिन में कर दे रहे हैं। तो भाई देखें कितना, 6 निम 54 बी प्लस 10 6 60 जी बराबर 10 7 70 बी प्लस 7 6 42 जी। ठीक है, तो भाई बी इधर चला जाएगा ये, और जी इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो 42 8 50 18 जी बराबर 6 60 और 10 70 16 बी। ठीक है, तो 2 8 16, 2 निम 18। ठीक है, कलर बदल देते हैं इनका। जी की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ 9 रखिए और जी की वैल्यू 8 रखिए, तो कितना आ जाएगा? 9 निम 81 प्लस 8 दहिया 80, तो कितना हो गया? 161 गुना 6। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये टोटल वर्क है ना। तो ये देखें, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6 3 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 966 टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है? 4 लड़के उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भाई 966 टोटल वर्क है, और 4 लड़के, तो एक लड़का 9 काम करता है, तो 4 लड़के कितना काम करेंगे? 9 चौक 36 काम करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे देखें? अरे यार इसको मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए था वैसे। 6 6 36, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6, तो 161/6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 4 बचा, तो 6 6 36, और 4 और 1 5 बचा, अपॉन में 26 5/6। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज काफ़ी जल्दी हो गया पेपर, बहुत टाइम है अभी, तो 8 10 मिनट है, आराम से करते रहेंगे।
3 स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है? दिए गए 3 स्कूल हैं, ये सब स्कूल हैं 3। लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? लड़कियां कहाँ पे हैं भाई? नंबर ऑफ गर्ल्स ये है। तो इनकी एवरेज संख्या बतानी है, 140, 120, 160। इस 160 में से 20 इधर दे देंगे, ये भी 140 हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो गया? 140। भाई ये 140 है, ये 160 है, 160 में से 20 इसको दे दिया, ये भी 140 हो गया, ये भी 140। तो एवरेज मतलब जो सभी होते हैं वही एवरेज होता है ना, बराबर बराबर बांट दिया, तो 140 एवरेज हो गया। चलिए, क्या बोला इन्होंने? कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिससे इतने को विभाजित कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इसको भाग करेगी तो भागफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा? तो सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करो। तो 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 0 9 चौक 36। 304 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। इससे बड़ी पे जाएंगे अब 18 पे, तो 18 से भाग करें तो 18 एकम 18, और कितना बचा? 93। तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 है ना। 18 एकम 18, 9 बचा, 18 पंजे 90, 3 बचा। तो 18 दूनी 36, 152। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो अब 19 से काटेंगे, तो 19 से काटें तो 19 से कम 19 है ना। 19 से कम 19, और कितना बचा? 8 बचा। 83, 19 चौक 76, और कितना बचा? 4 और 3 7 बचा, 76, 19 चौका 76। तो 19 से अगर इसको भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग बनेगा 19 से भाग देने पर। ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे इतने को विभाजित करेंगे तो पूर्ण भागफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी और जर्मन दोनों को जानने वाले लेकिन हिंदी नहीं जानने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देख लो भाई, अंग्रेजी और जर्मन तो ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, पर हिंदी ना जानते हो, तो इससे बाहर कर दो, हिंदी से बाहर कर दो। तो ये 16 आपको दिख रहा है, ये दोनों को जानते हैं बस हिंदी को नहीं जानते, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हमने ट्रिको वगैरह के छोड़े थे, तो उनको देख लेते हैं। चलो भाई इसी को देख लेते हैं, बोर हो लेते हैं थोड़ा सा। कॉस 45 डिग्री एक्स, कॉस 45 एक्स का मान बताना है आपको, तो एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होता है भाई? ये मैं अपनी टेबल में से देख रहा हूँ सामने से, ये होता है 1/√2। ठीक है, याद है बट ना बीच बीच में कहीं भूल जाते हैं तो गलत ना हो जाए वो बस। तो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 कितना होता है भाई? कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 कितना होता है आपका? √3/2, बराबर माइनस एक्स इंटू साइन 90 कितना होता है भाई? साइन 90 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1। तो इंटू वाले देखे तो भाई √3x/, में 2√2। तो एक्स वाले एक साथ ले आते हैं तो ये माइनस का एक्स इधर ले आते हैं, प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का √3/2 इधर ले आते हैं, 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें अब? इसको सॉल्व करें तो √3x प्लस 2√2x/, में 2√2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3/, में 2। ठीक है, तो ये अगर हम इधर ले आएँ, इधर की साइड अगर हम इसमें ले आएँ तो इंटू 2√2 करेंगे तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2√2 प्लस √3×6। ठीक है, यहाँ पे अब x बचा, तो x में क्या किया जाए? x को कैसे बाहर लिया जाए? x को कॉमन कैसे लें भाई? हम्म हम्म √3 प्लस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 प्लस 2√2x, ऐसे कर सकते हैं, बराबर। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी घचपच हो गई है। x बाहर ले लिया हमने कॉमन, बराबर कितना आ गया? 2√2 प्लस √6, है ना।
ये इधर आ जाएगा इसके बटे में, तो ये √3 + 2√2। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है ये, बट 2√2 - 6 आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? कोई गलती की है क्या हमने? गलती की है क्या? हाँ गलती की है। यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, ये √3 है ना, √3 + 2 ये माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे 2√2 - 6 आएगा, -√6 आएगा। बिल्कुल सही। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 88, 94, हम 90 क्वेश्चंस आंसर कर चुके हैं। यहीं से देखते हुए चलते, अरे यार, एक एक करके देखते हुए चलते हैं। यूनेस्को संग्रहालय। खेलों का समापन स्वर्ण सहित 33 पदकों के साथ हुआ है। 24, 30, 37 में 53। उच्च मृत्यु दर और अत्यधिक गरीबी के संबंध के कारण जो है वो जोड़ा गया है। डेंगू में उच्च गरीबी से संबंध आई थिंक नहीं होना चाहिए, चिकनगुनिया में भी डेंगू उससे गरीबी से संबंध क्या होगा? इन दोनों में से एक होना चाहिए ना। पता नहीं कौन सा होगा यार। अब नहीं देखूंगा यार, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, बाद में देख लेना आराम से। बीटा वीटा की वैल्यू रख देना। मैं बोर हो जाता हूँ इसमें, वैसे भी 2 ही मिनट बची है तो इनमें देख लेते हैं। तपेदिक रोग में के मरीजों के लिए मासिक पोषण सहायता कितनी बढ़ा दी गई है? तो भाई कम से कम 1,000 रुपये तो बढ़ाई हो। सी के साथ जाएंगे इसमें, है ना। पता नहीं है बट सूखा तुक्का मारेंगे, लेट्स सी। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें भी सी के साथ ही जाते हैं ना, वैसे भी इंग्लिश में आउट कर इंग्लिश में आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी लिखा है तो आउटपुट प्रोसेस हो, क्या पता। ठीक है, सी के साथ ही जाएंगे दोनों क्वेश्चंस में, बस अब ज़्यादा तुक्के नहीं लगाएंगे। 92 आंसर हम कर चुके हैं। इसको सबमिट करेंगे 2 मिनट पहले ही, और देखेंगे अपना रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है जी, आज का पेपर अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे, लेवल अच्छा था। और इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, लास्ट में हमने कुछ तुक्के भी मारे थे, तो इसलिए वो गलत हो गए हमारे। और कलर बदल देते हैं भाई। 89 हमारे करेक्ट हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छे हैं। 89 करेक्ट होना ठीक है। और केवल 3 हमारे गलत हुए हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो हमने लास्ट में तुक्के मारे हैं, क्या पता वो गलत हो, या बीच में जो भी गलत होंगे इसको हम देख लेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वो आज ही आ जाएगा। तो जो मैं कल वीडियो लेके आऊँगा ना, कल मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन लेके आऊँगा, उसके शुरुआत में ही मैं आपको इसका डिटेल रिजल्ट दिखा दूंगा कि हमने कौन कौन से गलत किए या कौन कौन से स्किप किए थे, उसका आंसर क्या था। वैसे मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो कल सुबह उठते ही अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आंसर्स जो है ना पिन कर दूंगा, जो मेरे गलत हुए क्वेश्चंस उसके सही आंसर क्या थे वो पिन कर दूंगा, और जो हमने स्किप किए हैं उसके सही आंसर्स क्या हैं वो। ठीक है। ये पूरा जैसे अभी पिछला वाला जो मॉक टेस्ट 1 था ना, 01 जो टेस्ट था, उसमें आप जाके देखेंगे तो उस वाले में मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए थे और कौन से हमने स्किप किए थे। ठीक है। सेम इसमें भी वही कर दूंगा मैं। वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें पिन कर दूंगा इसके जो हमारे गलत क्वेश्चन है उसके सही आंसर्स, जो स्किप किए हैं उसके सही आंसर्स। ठीक है जी। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपने भी लगाया होगा मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट अब लगाते रहिए बेहतरीन तरीके से। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम पास आ गया, अब तो हम यही कहेंगे कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 तारीख से शुरू है, तो 2-3 दिन आपके पास हैं। बस बस अब और कुछ मत सोचिए, ना कुछ नया पढ़िए, केवल और केवल मॉक टेस्ट और केवल रिवीजन। ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, R+P, केवल यही चलना चाहिए। ठीक है ना। और हम भी लगाते रहेंगे डेली मॉक टेस्ट आपके लिए, लेके आते रहेंगे सॉल्यूशंस। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।